दोस्तों, जब हमने सोलर पावर सिस्टम लगाने का सोचा तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि भाई 1 किलोवाट का सिस्टम कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट करेगा। अगर आप भी सोलर पावर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा या आता होगा कि 1 किलोवाट का सिस्टम कितने यूनिट जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी के। वेल दोस्तों, उसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि 1 किलोवाट का सिस्टम 4 यूनिट जनरेट करेगा या 4.2 करेगा या 5 करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो सारे फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे कि योर लोकेशन, सनलाइट अवेलेबिलिटी, tilt and orientation of the solar panels, shading conditions, overall system efficiency and your maintenance behavior। तो इन सब का अमलगमेशन है जो कि बताएगा कि 1 किलोवाट का सिस्टम कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करने वाला है। चलो आओ दोस्तों, इन सबको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले योर लोकेशन, वेरिएशन पीएसएच, जिसको हम पीक्स एंड आवर्स भी बोलते हैं। अब आप देख सकते हो कि राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, इन सब के जो पीक्स एंड आवर्स हैं अलग अलग है। ऐसा क्यों है? देखो दोस्तों, जो लोकेशन, इसके दो फैक्टर्स हैं मेन। जो लोकेशन इक्वेटर के जितनी पास होगी वहां पे हमें पीक्स एंड आवर्स जनरली ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरा, वहाँ पे वेदर कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर जहाँ पे क्लाउडी वेदर ज़्यादा है, क्लाउड्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो पीक्स एंड आवर्स हैं उस रीजन में कम होंगे। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स, वाटर वेपर, पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सनलाइट को आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी धरती पे उस रीजन पे कम हो जाती है। चलो आओ देखते हैं दोस्तों। ये देखो, राजस्थान में जो पीक्स एंड आवर्स हैं 6.09 है, जब और इसका लैटिट्यूड इज 26.5 डिग्री नॉर्थ। और दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश को देखो, उसका भी जो लोकेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है राजस्थान के, 26.8 डिग्री नॉर्थ। सो लोकेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे इसके जो पीक्स एंड आवर्स हैं 5.27 है, जबकि राजस्थान के 6 है। लोकेशन सिमिलर है, उसके बावजूद भी इनके पीक्स एंड आवर्स में डिफरेंस हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पे दूसरी कंडीशन एक मेजर रोल प्ले कर रही है। राजस्थान का जो ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो सूखा है। तो जितना वो सूखा है तो वहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, मोर और लेस, जिसकी वजह से सनलाइट है वो डायरेक्ट उस रीजन में पड़ती है और वहाँ पे पीक्स एंड आवर्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो मिक्स है। मानसून में हमें ज्यादा क्लाउड्स देखने को मिलते हैं जो कि उसकी सनलाइट इंटेंसिटी उस रीजन में पड़ने से रोकते हैं, कम कर देते हैं। तो यही वजह है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश हालांकि सिमिलर लोकेशन पर लाई कर रहे हैं, बावजूद उसके राजस्थान में ज्यादा पीक्स एंड आवर्स देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश के मुकाबले। अब एक कॉन्ट्रडिक्शन और देखो दोस्तों, केरला, जैसे मैंने बोला कि जो लोकेशन इक्वेटर के ज्यादा पास होगी वहां पे पीक्स एंड आवर्स या सनलाइट इंटेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब आप देखो केरला 8.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब कि इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है। ठीक है। लैटिट्यूड ये बता रहा है आपका एंगुलर डिस्टेंस कितना है इक्वेटर से। तो 8.5 डिग्री नॉर्थ, इतनी दूर है ये इक्वेटर से। जबकि महाराष्ट्र 18.96 डिग्री दूर है एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से। कहने का मतलब है महाराष्ट्र ज्यादा दूर है केरला के मुकाबले, लेकिन बावजूद उसके हमें केरला में, जो कि इक्वेटर के पास है, कम सनलाइट इंटेंसिटी देखने को मिलती है महाराष्ट्र के मुकाबले। तो उसका रीजन भी यही है कि केरला जो एक कोस्टल एरिया है, ज्यादातर वहां पे क्लाउड्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये जो क्लाउड्स हैं सनलाइट को उस रीजन में पड़ने से रोकते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड्स, वाटर वेपर्स, तो जिसकी वजह से उस रीजन की सनलाइट इंटेंसिटी कम हमें देखने को मिलती है। तो ये कॉन्ट्रास्ट मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि नॉट ओनली द लोकेशन बट ऑल्सो द क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशंस कैसी हैं जो कि उस रीजन के पीएसएच को डिफाइन करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा समझते हैं टिल्ट एंड ओरिएंटेशन। देखो, टिल्ट और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की आपको किस तरफ की सोलर पैनल को फेस करना है। अब हम लोग जो हैं इंडियंस, वो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करते हैं। हमारा जो रीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हमें अपने सोलर पैनल्स साउथ की तरफ रखने होंगे। और जो टिल्ट है, टिल्ट का मतलब है कि आपको अपने सोलर पैनल्स को ग्राउंड के मुकाबले कितना एंगल देना है। वो डिपेंड करता है आपके लैटिट्यूड पे। मान लिया कि कोई लोकेशन है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है, तो आपको अपने सोलर पैनल्स को भी 20 डिग्री ग्राउंड से या रूफ के छत से 20 डिग्री का टिल्ट देना होगा, टुवर्ड्स साउथ फेस करना होगा। तो अगर ये सब चीजें नहीं है, मतलब कि मिसमैच है, ओरिएंटेशन सेटिंग से नहीं की या टिल्ट सेटिंग से नहीं किया, तो आपका सोलर पैनल जितना जनरेट करना होगा उतना जनरेट नहीं कर पाएगा। तो दिस इज ए डिजाइन फेलियर। डिजाइनिंग में इसमें फॉल्ट है। जो इंस्टॉलर है अगर वो सेटिंग से डिजाइन नहीं करता तो ऑब्वियसली आपके सोलर पैनल्स 1 किलोवाट का जो सिस्टम है वो उतना जनरेट नहीं कर पाएगा जितना उसको जनरेट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, शेडिंग को समझते हैं। अब देखो, शेडिंग में क्या होता है, सोलर पैनल्स पे जब शेड पड़ती है तो उनकी जो परफॉर्मेंस है रिड्यूस हो जाती है, काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आपके रूफ टॉप पे अगर शेड फ्री एरिया है, दैट इज वेरी गुड, अगर बहुत अच्छी बात है अगर शेड फ्री एरिया है। लेकिन अगर वहां पे शेड आती है
तो आपके सोलर पैनल्स उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जितना उनको करना होगा। आई मीन टू से दे विल नॉट बी एबल टू जनरेट टू देयर मैक्सिमम एक्सटेंट, फुल पोटेंशियल पे जनरेट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ना एक अपना रियल केस एग्जांपल दिखाता हूँ। जो हमारा 5 किलोवाट का सिस्टम है ना, ये देखो 5 किलोवाट का सिस्टम है, ये रियल आप देख सकते हो। ये आप देखोगे ये वेस्ट है, ये जो अपार्टमेंट दिख रहा है ना, ये वेस्ट साइड है। तो जो अपार्टमेंट खड़ा हो गया है, अब 4 बजे के बाद क्या होता है, जो सूरज है वेस्ट की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये जो अपार्टमेंट है इसकी शेड हमारे सोलर पैनल्स पे आना स्टार्ट हो जाती है 4 बजे के बाद, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सोलर पैनल्स इतना इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी परफॉर्मेंस जो आउटपुट है कम हो जाती है। तो ये भी चीज या इसको भी ध्यान में देना बहुत जरूरी है कि मान लिया कि आपने सोलर पैनल्स तो लगवा लिया और आपने देखा कि आसपास कोई शेड भी नहीं आ रही है, आपका जो रूफ है इट इज फ्री फ्रॉम शेड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद वो शेड फ्री रहे। क्योंकि सोलर पैनल्स इनकी जो लाइफ है काफी लंबी होती है, 25-30 साल सिस्टम की। तो इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि आपके घर के आसपास जो खाली प्लॉट है वहाँ पे अपार्टमेंट बन जाए, या आप जैसे ही अपार्टमेंट बन गया है फिर उसकी शेड आपके सोलर पैनल्स पे आना स्टार्ट हो जाए। तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें एक तरह से फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच के अपने सोलर पैनल की ओरिएंटेशन और टिल्ट को और उसकी ऊंचाई को रखना होगा। ये मेरा रियल केस है जो मैं आपको दिखा। अब दूसरी बात करते हैं सिस्टम एफिशिएंसी की। देखो कोई भी सिस्टम है, चाहे कोई भी सिस्टम इस वर्ल्ड में, इट इज नॉट 100% एफिशिएंट। उसी तरह सोलर पावर सिस्टम होते हैं, वो कितनी जो सूरज की रोशनी अब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कितना एफिशिएंट है वो, कितने हद तक सूरज की रोशनी अब्जॉर्ब करके उसको अच्छे से कन्वर्ट करके यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं, वो उसकी सिस्टम एफिशिएंसी होती है। जितना ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम होगा उतना बढ़िया से वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करके उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो बनाएगा। तो सिस्टम एफिशिएंसी कब बढ़िया रहती है, जब आपके सोलर पैनल की साइजिंग, इन्वर्टर की साइजिंग, चार्ज कंट्रोलर की साइजिंग और जो बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो टाइट हों अच्छे से, और उनकी जो साइजिंग है बिल्कुल कंपैटिबल हो, मैच हो। ऐसा ना हो कि सोलर पैनल्स तो बड़े साइज के ले लिए, इन्वर्टर आपने छोटे साइज का ले लिया। अब मेंटेनेंस बिहेवियर देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। दो सिस्टम है, सेम लोकेशन पे लगे हैं, दो नेबर्स हैं सेम लोकेशन में, वही सिस्टम साइज है, वही एनर्जी नीड्स है, लेकिन एक नेबर का जो सोलर पैनल है वो ज्यादा सनलाइट, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि दूसरे का कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब कुछ सिमिलर है, उसका मेंटेनेंस बिहेवियर अलग अलग है। तो उनके आउटपुट में भी, सोलर पैनल्स के आउटपुट में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक होम ओनर है जो अपने सोलर पैनल्स को रेगुलरली साफ रखता है, उसकी देखभाल करता है, उसका सिस्टम बढ़िया ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बजाय उसके जो कि अपने सोलर पैनल्स का सही ढंग से ध्यान नहीं रखता, धूल मिट्टी जमी हुई है और भी ड्रॉपिंग्स हैं, सब कुछ है, तो उस पे वो सफाई का ध्यान नहीं रखता, तो उसकी परफॉर्मेंस, उस सोलर पैनल की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब दोस्तों देखो, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली कि कोई फिक्स नंबर नहीं है, काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर लॉस मतलब कि जो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा होता है गर्मियों में, तो सेल टेम्परेचर ही बढ़ जाता है। तो सोलर पैनल की परफॉर्मेंस, जब सेल टेम्परेचर बढ़ जाता है सोलर पैनल की परफॉर्मेंस भी कम होने लग जाती है। ये लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो सोलर पैनल भी अच्छे से काम करते हैं। नहीं, सोलर पैनल सनलाइट इंटेंसिटी के बेस पे काम करते हैं। अगर गर्मी ज्यादा है तो सेल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर लॉस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बर्ट लॉस, ट्रांसमिशन लॉस, जब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसको ट्रांसमिशन लॉस होते हैं, जिसकी वजह से लॉस होता है उसको ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं। शेडिंग लॉस, टॉलरेंस लॉस, इन्वर्टर इनएफिशिएंसी लॉस। तो एक सिस्टम में एवरेज लॉस 20% के आसपास हम अज्यूम कर सकते हैं। वैसे 15 से 25% के बीच में होता है, तो हमने इसका एवरेज ले लिया 20% के आसपास। एक सिस्टम में हम लॉस को अज्यूम कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये तो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, ये फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस पे करता है, लेकिन मुझे कैसे पता लगे कि एनर्जी जनरेशन कितनी होगी। देखो आइडल केस में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, जो हमारा सिस्टम साइज है उसको उस रीजन जहाँ पे सिस्टम लगा है उस रीजन की जो पीएसएच है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पता लग जाएगा कि जैसे मान लिया पीएसएच है 6 और आपका सिस्टम साइज है 5 किलो वाट। 5 किलो वाट इंटू 6, 30 किलोवाट आवर आपका एनर्जी वो जनरेट करेगा। देखिए ये आइडल हो गया, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। मैंने बोला ना कि सिस्टम में लॉसेज होते हैं, तो मैंने मान लिया कि अज्यूमिंग हमारा जो सिस्टम है वो 80% एफिशिएंट है, उसकी परफॉर्मेंस रेशियो 80% है। तो रियल एनर्जी जनरेशन क्या होगा, आपका सिस्टम साइज, उस रीजन की पीएसएच, पीक सन आवर्स या सनलाइट इंटेंसिटी क्या है, और आपके सिस्टम की एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट है, उसकी परफॉर्मेंस रेशियो क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रियल एनर्जी जनरेशन देखने को मिलेगी। अब चलो वही एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश। जब मैंने पीएसएच डिस्कस की थी, राजस्थान में अगर आपने 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो 1 किलोवाट का सिस्टम
आइडल केस में जब मैं कोई एनर्जी लॉसेज नहीं ले रहा, पीआर जो है 100% ले रहा हूँ, तो वो कितना जनरेट करेगा? 6.09 किलोवाट आवर, इतने मतलब 6 यूनिट जनरेट करेगा एक दिन में। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। मान लेता हूँ मैं अपना परफॉर्मेंस रेशो 80% लेता हूँ, 20% लॉस हो जाता है, तो असलियत में एक दिन में वो 4.9 यूनिट जनरेट करेगा। उसी तरह तमिलनाडु में 1 किलोवाट आइडल केस में 5.88 यूनिट जनरेट करेगा, लेकिन असलियत में 4.7 करेगा। महाराष्ट्र 5.91 आइडल केस में करेगा, लेकिन इन रियलिटी जब उसका 20% लॉस हो जाएगा 4.7 करेगा। केरला आइडल केस में 5.64, 1 किलोवाट का सिस्टम लॉसेस के बाद 4.5। उसी तरह उत्तर प्रदेश में आइडल केस में 1 किलोवाट का सिस्टम 5.27 यूनिट जनरेट करेगा, लेकिन असलियत में लॉसेस को 4.2 करेगा, यूनिट जनरेट करेगा। तो हमें रियल, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो रियल यूनिट्स है उस पर ध्यान देना है। आइडल तो सिर्फ थियोरेटिकल वैल्यू होती है, आइडल को बस समझने के लिए होता है आइडल, लेकिन असलियत में सिस्टम में कितने लॉसेज है उसको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके सामने मैंने दिखाया कि किस तरीके से सिस्टम में लॉसेस को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जिससे असलियत में रियल एनर्जी जनरेशन क्या होगी 1 किलोवाट के सिस्टम की। तो ये आप देख सकते हो, मैक्सिमम 5 के आसपास जा रहा है, 4.9, मिनिमम 4.2 है। तो एक तरह से मोटा मोटा ये बोल सकता हूँ कि इंडिया में अगर 1 किलोवाट का सिस्टम आप लगाते हो, तो वो 4 से 5 यूनिट्स डेली की जनरेट करके देगा। तो एक रेंज मैंने आपको दे दी, और ये जो रेंज है ये भी वेरी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि सनलाइट इंटेंसिटी कैसी है, और भी जो फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए, सिस्टम की एफिशिएंसी कैसी है, टिल्ट एंड ओरिएंटेशन कैसा है। अगर टिल्ट एंड ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगी तो ऑब्वियसली जनरेशन भी बिगड़ जाएगी, कम हो जाएगी। शेडिंग पैटर्न कैसा है, अगर मान लिया कि शेडिंग पैटर्न सब कुछ ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शेड आ गई सोलर पैनल्स पे, तब भी एफिशिएंसी, तब भी आउटपुट जनरेशन कम हो जाएगी। चलो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। मैं अपना एक आपको रियल डाटा दिखाता हूँ, जिसके बेस में आप देखोगे, हम परफॉर्मेंस रेशो निकालेंगे उसकी कि मेरा सिस्टम कितना परसेंट एफिशिएंट है। ठीक है, इसमें तो हमने परफॉर्मेंस जो सिस्टम को 80% एफिशिएंट लिया है ना, असलियत में देखते हैं कि सिस्टम कितना एफिशिएंट है। मैं अपना केस दिखाता हूँ आपको, रियल डाटा दिखाता हूँ। चलो आओ देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपके सामने मेरा सिस्टम है 5 किलो वाट का। ये 1 मार्च है, 1 मार्च 2026 को इसने क्या कितना जनरेट किया? 21.6 यूनिट्स। अब ये 5 किलो वाट का सिस्टम है। यूपी में पीक्स एंड आवर्स कितने हैं? 5.27। अगर मैं 5 किलो वाट को 5.27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 26.35 आएगा। मतलब असलियत में इसे 26.35 करना था जनरेट, लेकिन थियोरेटिकली इसको आइडियली कितना करना था? 26.35, लेकिन असलियत में कितना किया इसने? 21.6 किलो वाट आवर इसने जनरेट किया एक दिन में। तो उसकी परफॉर्मेंस रेशियो क्या होगी? 21.6 को 26.35 से डिवाइड करो, 82% आ जाएगी। तो 1 मार्च को जो मेरी परफॉर्मेंस थी मेरे सिस्टम की 82% थी, यानी कि 18% लॉस हो गया। अब उसी तरह आप देखो 2 मार्च को क्या था? 22.1। इस केस में जो परफॉर्मेंस आई मेरी, मेरे सिस्टम की 84% आई। 22.1 डिवाइडेड बाय 26.35, जो आइडल है उससे डिवाइड कर दिया, 84% आई। अब देखते हैं 3 मार्च को 23.2 बनाया है इसने, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है 88% आई मेरे सिस्टम की। अब आगे बढ़ते हैं, 4 मार्च को देखो, 4 मार्च को इसने 23.8 बनाया, तो कितना क्लीन कर्व है ये देखो, है ना? 23.8 बनाया, तो इस इधर 4 मार्च को जो मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस थी वो लगभग 90% थी। तो उसी तरह आप देखो, 5 मार्च को कुछ 22.3, 6 को कम था, 7 ऐसे, 8। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे इसने कम बनाया, काफी कम बनाया, जब क्लाउड्स आ गए। ये देखो 11 ठीक है, 12 भी ठीक है। ये आप पॉज करके देख लेना, मैं आपको थोड़ा आगे कर देता हूँ। 14 भी कम है लेकिन ठीक है, सबसे कम दिखाता हूँ मैं आपको। 15 में देखो, फर्स्ट हाफ में बादल थे, तो देखो जो हमारा कर्व है स्मूथ नहीं है। अब आप आगे बढ़ते हैं, 16, 17, आप देखो 17 में 21.7। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखो 19 को कितना बनाया? 7.8 किलोवाट, 7.8 यूनिट्स बनाए 5 किलोवाट के सिस्टम में। मतलब कि 1 किलोवाट का अगर सिस्टम होता कितना बनाता? लगभग 1.5 यूनिट बनाता। तो ये क्लाउड्स का फर्क पड़ता है देखो। और इस केस में मेरी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या थी? लगभग 30%। 7.8 डिवाइडेड बाय 26.35, 30% एफिशिएंसी थी, 70% लॉस हो गया। उसे देखो ये 6.3, 20 तारीख को 6.3। अब मेरी एफिशिएंसी थी सिस्टम की 24%। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, देखो कॉन्ट्राडिक्टी लगेगी आपको। 21 तारीख को 24.1, आज 22 तारीख है, 22 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग 9 बजने वाले हैं तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 9 बज रहे हैं। यानी कि पूरा 22 तारीख का जो दिन है, दिन पूरा निकल गया जब सूरज है सिस्टम। अब आप देखो, ये देखो 22 तारीख को, 22 मार्च को इसने कितना बनाया? 27.1
किलो वॉट आवर 27.1 यूनिट जनरेट की है। आइडली कितना होना चाहिए? 26.35, मतलब कि इसने जो आइडली है उससे भी इसने ज्यादा बनाया है। इस केस में मेरे सिस्टम की एफिशिएंसी कितना है? 100% से भी ऊपर है, 103%। तो ये कब होता है? अब आप सोच लो कि ये कैसे हो सकता है? हो सकता है जब आसमान क्लियर है, सूरज की रोशनी बिल्कुल अच्छी से आ रही है, आपकी सोलर पैनल्स पे पड़ रही, सोलर पैनल बिल्कुल साफ सुथरे हैं, टिल्ट और ओरिएंटेशन बिल्कुल ठीक है, सिस्टम डिजाइनिंग बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, जो एम्बियंट टेम्परेचर है बिल्कुल ऑप्टिमम है, मतलब कि इतना ज्यादा गर्म नहीं है। देखो मार्च का महीना इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, जिससे सेल टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। तो आप देखो सब चीजें जब बढ़िया होती हैं तो ओवर 100% ज्यादा भी इसकी एफिशिएंसी हो सकती है। ये आप देख सकते हो। अब मैंने इसको ना पूरा 1 से लेके 22 तारीख का मैंने पूरा एक टेबल बनाया है। आप टेबल दिखा पाऊंगा आपको। अब ये देखो दोस्तों, आपके सामने टेबल है 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक का। और ये एनर्जी जनरेशन है, आइडल 26.35 होनी चाहिए। परफॉर्मेंस रेशो देख लो, 82, 84, 88। ये सब मैंने 22 दिन की परफॉर्मेंस रेशो निकाल ली है। और एवरेज कितनी बनी? 22 दिन की एवरेज बनी 75%, 75%। इसका मतलब क्या हुआ? इन 22 दिनों में मेरा जो सिस्टम है 75% एफिशिएंट है, यानी कि 25% लॉसेज में निकल गया। लॉसेज आई मीन टू से, चाहे वो क्लाउड्स की वजह से हो, चाहे वो डस्ट की वजह से हो, जिस मर्जी की वजह से हो, 25% लॉसेज चले गए। तो मेरा सिस्टम जो है अभी मार्च के महीने में 1 से 22 तारीख के बीच में 70% एफिशिएंट, 75% एफिशिएंट चल रहा है। तो मैंने आपको रियल डाटा दिखाया ताकि आपको पता भी लगे। ये देखो 22 तारीख को 27.1 बनाए, बनाना कितना चाहिए था? आइडली 26.35, 103% एफिशिएंट। तो ऐसा भी होता है जब आ, आसमान क्लियर है, सूरज की रोशनी बहुत बढ़िया है, टेम्परेचर राइट है, ऑप्टिमम है सेल टेम्परेचर, तो आपका सिस्टम बढ़िया अच्छे से बनाएगा। तो आपको अब इतना तो पता लग गया होगा कि फिक्स नंबर नहीं है, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, जो कि हमने सारे डिस्कस किए। अब क्या है, बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं जो होम ओनर्स हैं? इनकरेक्ट डाटा ले लेते हैं पीएसएच का, लॉसेस को इग्नोर कर देते हैं, और जो उनसे प्रॉमिस किया जाता है कि नहीं नहीं आपका सिस्टम इतना बनाएगा उतना बनाएगा, उस पर रिलाई कर लेते हैं। लेकिन असलियत में क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है, ओवर एक्सपेक्टेशन। फिर आप कहते हैं सोलर सोलर पावर सिस्टम उतना बना नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सोलर पावर सिस्टम बेकार है। सोलर पावर सिस्टम आज की डेट में भी रिलायबल है और अफोर्डेबल है और आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन और उसकी परफॉर्मेंस के बीच में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। तो ये चीज मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि आपको पता रहना चाहिए कि किन वजह से, क्या फैक्टर्स हैं जो आपके सिस्टम, जो 1 किलोवाट का सिस्टम है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दिस इज नॉट ए फिक्स नंबर, इट कम्स इन रेंज। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, 1 किलोवाट का सिस्टम आफ्टर लॉसेज 4 से 5 यूनिट्स डेली की बना के देगा। तो दोस्तों पता लग गया, इट्स नॉट ए फिक्स नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और आप 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हो सोलर पावर सिस्टम में, तो ये जानना बहुत जरूरी है भाई, आपकी एनर्जी नीड्स के हिसाब से आपका सिस्टम साइज क्या होगा, उसका पेबैक पीरियड क्या होगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 25 साल 30 साल में वो कितना पैसा आपको बना के देगा, उसकी एनपीवी क्या होगी, आईआरआर क्या होगी। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते हो बिफोर एंड, सोलर पावर पावर सिस्टम में इन्वेस्ट करने से पहले, कि कितना अट्रैक्टिव रहेगा, कितना एनपीवी आईआरआर, ये सब चीजें क्या रहेंगी, तो आप मेरी सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट को यूज कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसको आप खरीद सकते हो। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।